क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या हमारे आसपास की रियलिटी एक्चुअल में रियलिटी है ही नहीं? क्या सिर्फ हम एक कंप्यूटर गेम के पार्ट हैं? पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, आज की वीडियो के बाद ना शायद तुम्हारी रात की नींद उड़ जाए, क्योंकि आसपास जो भी तुम देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये सच है भी या नहीं। क्या हमें कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या हम जस्ट एक सिमुलेशन या फिर एक कंप्यूटर के अंदर ही हैं? बहुत हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने हमें डिजाइन कर रखा है। वो सारी की सारी बातें जानेंगे। लास्ट वीडियो पे जो तुम्हारे इतने प्रीशियस कमेंट आ रखे थे, काफी सारे तुमने क्वेश्चंस पूछे थे, वीडियो में आगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे कि ये जो कहानी स्टार्ट होती है ना सिमुलेशन की, वो इस मूवी से स्टार्ट होती है। तो इस मूवी का एक सीन देखते हैं पहले। The Matrix is a computer-generated dream world. सो मेनली भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, कैसे ही विश्वास कर लेना ना, कोई तुम्हें कल को आके कहेगा कि भाई तुम एक सिमुलेशन में जी रहे हो, तुम थोड़ी कहोगे कि हाँ ठीक है मैं मान गया। ऑब्वियस सी बात है ना, तुम नहीं बोलने वाले। तो इसी के लिए मैंने जितनी भी रिसर्च हो सकती थी, क्योंकि एआई का जमाना है, तो मैंने उसको कहा जितने भी रिसर्च पेपर है फटाफट खोज के मेरे को दे दे। ऑल्दो मैंने सारी रीड कर रखी है थ्योरी। निक बॉम्स्टन ने सबसे पहले 2003 या 2004 में इसके बारे में बताया था, वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, निक बॉम्स्टन सिमुलेशन थ्योरी सबसे पहले इन्होंने पॉपुलराइज की थी, सबसे ज्यादा फेमस इनकी वजह से हुई थी, इनके पेपर पब्लिश होते ही। क्या ये थ्योरी है वो जानते हैं एकदम डिटेल में। और क्या ये जो अभी इसमें स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि ये कंप्यूटर के अंदर है हम, ये जैसा ये है, क्या वो सही बात हो सकती है, या फिर ये एक जस्ट सूडो साइंस का पार्ट है? यहां पे भी वो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल वगैरह ही आ जाएंगे कि हमारा यूनिवर्स जो है वो फाइन ट्यून हो रखा है, किसी ने स्पेसिफिक वैल्यू सेट कर रखे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, स्पीड ऑफ लाइट की। क्या होगा अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी सी कम होती या थोड़ी सी और ज्यादा होती? स्पीड ऑफ लाइट अगर 3 × 10 की पावर 8 ना होके सिर्फ 1000 मीटर पर सेकेंड होती तो क्या होता? तो फिर हमें वो रिलेटिविटी वाले जो फिनोमिना है बड़े वियर्ड से, वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वो अपने आसपास देखने को मिल रहे होते। किसी के लिए टाइम 2 घंटे बीत गया तो किसी के लिए तो भाई डेथ भी हो गई है बूढ़े होके, है ना। वो सारी चीजें देखने को मिलती। वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आज हम डिस्कस करने वाले, और बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। चलो पहले ना इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, मतलब एक्चुअल जो निक बॉम्स्टन है उन्होंने कैसे इसको डिफाइन करने की कोशिश की। कि जैसे यहां पे लिखा भी है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट वी परसीव एज reality, our universe, physical laws or existence could be an artificial construct। कहने का तात्पर्य है जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो रियलिटी है, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, क्या ये पहले से डिजाइन हो रखा है? इवन हमारे फिजिक्स के लॉज, जैसा कि भी मैंने बताया कि हमारे पर्टिकुलर कांस्टेंट्स वो फिक्स्ड क्यों है? क्यों प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है और वही क्यों है? क्यों स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 ही है, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं है? क्यों इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं कर सकती मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट? वही फिक्स्ड लिमिट क्यों? वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों? क्या ऐसे भी कोई और यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कुछ और होगी? और भाई साहब कितने दिमाग घुमाने वाले बात होते हैं ना। इनको एंथ्रोपिक प्रिंसिपल भी बोला जाता है, जो ये फिक्स्ड वैल्यू रहती है। बट अभी हम सिमुलेशन थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकते हैं जिसके अभी हम अंदर हैं। जैसे तुमने वाई सिटी गेम खेली होगी, मैंने तो बचपन में बहुत खेली है, ठीक है। तो वाई सिटी गेम के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर होता है जो मूव इधर उधर घूम रहा होता है, कार भी ले लेता है या फिर कार ठोक भी देता है। कुछ चीट कोड्स भी हुआ करते थे हमारे पास, उसको अप्लाई करते थे और अलग अलग चीजें आ जाती थी, अलग अलग वेपन्स ले सकता था वो। क्या वैसा ही हो रहा है हमारे साथ भी? क्या ये पहले से ही प्रोग्राम्ड है सारा कुछ? कोई बहुत हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन है जिसने ऑलरेडी ये प्रोग्राम कर रखा है, ये इतने बड़े सिमुलेशन बना रखी है, ये बताना चाह रहे हैं। मैंने जानने की कोशिश की क्योंकि मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, मेरे को ये बहुत इंटरेस्ट आया। वो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, वो मैंने इस वीडियो की प्रिपरेशन में ही पढ़ा, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दिस थ्योरी। बट फिर भी मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर जरूर करूंगा। और किसी भी चीज को बिना पढ़े रिजेक्ट कर देना इज अ वेरी स्टूपिड थिंग, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। पढ़ना तो चाहिए ना उसको। तो मैंने पढ़ा तो ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, सिंपल प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने वो देखा हो ना, वो
एक डाइस को फेंको तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1/6 हो जाती है। वैसी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, सिंपल प्रोबेबिलिटी का आउटकम है। अगर मान लो कोई हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन हुई जो कि रियलिस्टिक सिमुलेशंस को बना सकती है, जिसके अंदर कॉन्शियस बीइंग भी होंगे। अब ये कॉन्शियसनेस वर्ड जो है ना, ये इसको ध्यान रखना, क्योंकि यही इसको थोड़ा सा वीक भी बना देगा इस थ्योरी को। अगर कोई हाईली रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाने में कोई सिविलाइजेशन इतनी कैपेबल हो जाती है, देन और उसमें कॉन्शियसनेस भी वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, देन इफ दे रन मैनी सच सिमुलेशंस, देन लाइकलीहुड दैट वी आर इन अ सिमुलेशन इज वेरी हाई। अगेन एट द एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटीज का यूज कर रखा है इन्होंने, कि अगर मान लो मिलियंस ऑफ सिमुलेशंस हम रन करते हैं, तो उसमें से एक सिमुलेशन में हमारे जैसे यूनिवर्स बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है अभी के लिए, तो हम यही बोल सकते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हमें ये समझने हैं। मतलब किसी को आगे समझानी पड़ जाए, या कोई तुम्हारे सामने से बकैती करने की कोशिश करे, तो भाई उसको तुम बता तो सकते हो ना कि 5 कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, जो मुझे भी लगा। मैंने स्टार्टिंग में जो इसमें प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने उसको स्पेसिफिकली कहा कि सिंपल भाषा में मेरे को ये बता, और साथ साथ पेपर भी अटैच करके दे कि कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक है पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसा अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इतनी ज्यादा एडवांस है, इतनी ज्यादा एडवांस कि एडवांस किस में, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज उनकी हमसे बहुत ज्यादा है। वो इतनी अल्ट्रा हाई रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, इवन यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। मैं ये क्लासिकल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, क्वांटम कंप्यूटर भी वो इतनी एडवांस सिमुलेशन बना सकते हैं जो कि हमारी रियलिटी से इनडिस्टिंग्विशेबल होगी। तुम देखोगे उनकी सिमुलेशन को और ये जो हम आसपास अपने देख रहे हैं रियलिटी को, कोई डिफरेंस बता ही ना पाए अगर हम। तो ऐसी सिमुलेशंस, पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, ऐसी सिविलाइजेशन को हमने नाम दे दिया है। और सबसे पहले इसके बारे में बताया था निक बॉम्स्टन ने, अपनी एक आर्टिकल है, इसको भी जरूर पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा। इवन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ क्लासिकल कंप्यूटर नहीं भाई, क्वांटम कंप्यूटर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। एक है एंसेस्ट्रल सिमुलेशन। अरे भाई साहब, ये सुन के तो मेरा भी दिमाग घूम गया, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा न्यू था, रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये थोड़ी सी मेरी भी थ्योरी बीच में मिक्स है, ठीक है, ये कंप्लीटली ये नहीं है जो अभी तक साइंटिस्ट ने ढूंढा। क्योंकि अब हम एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम एक ऐसा समय आएगा जब हम अपनी एज को एकदम रोक देंगे किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, है ना, कि हम ना तो उसमें ग्रो कर पा रहे हैं, या ना तो हम कोई कुछ भी नहीं हो रहा हमें, हम इमोर्टल हो जाएंगे एक समय पे। ऐसी सिचुएशन आ सकती है आने वाले फ्यूचर में। उस डायरेक्शन में तो एटलीस्ट अभी हम जा रहे हैं, अचीव होगी या नहीं होगी वो समय बताएगा कि कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तक हम जा सकते हैं। बट एक समय ऐसा आएगा जब हमारी एज ही बढ़नी बंद हो गई एकदम, और अब हम चाहते हैं कि हमने हमारा जो पास्ट था, और हम इतने ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के मॉडल्स को लेके, कि हम कुछ भी कर सकते हैं उसको लेके, कुछ भी। इवन जो भी ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं वो सब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, रोबोट्स कर सकते हैं। ये जो हमारी एंसेस्ट्रल सिमुलेशन है, इसका मतलब है जब हम इतने ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे, हमने ही अपने पास्ट की एक सिमुलेशन बना दी। मतलब कोई और सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई बाहर से नहीं आया है, हमारे ही जो आगे जाके एडवांस्ड वर्जन्स होंगे, मतलब हमारे नहीं, मतलब जो भी आगे हमारे मरने के बाद भी जो आएंगे, वो इतने एडवांस्ड हो चुके होंगे कि उन्होंने पास्ट की एक सिमुलेशन बना दी, एकदम हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन। तो ये भी एक इसका पार्ट था। कभी तुम ये वर्ड सुनो तो मेरे ख्याल से तुम पहचान जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डिजाइन टू बी एक्यूरेट एज पॉसिबल टू द हिस्टोरिकल पास्ट। वो पास्ट को, अपने पास्ट को, क्योंकि वो तो इमोर्टल हो चुके हैं, तो वो अपने पास्ट को सिमुलेशन के रूप में बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है। अगेन इट्स जस्ट थ्योरी, ऑब्वियसली बात है थ्योरी ही होगी, अभी हमारे पास कोई एविडेंस तो है भी नहीं। एंड नेक्स्ट है सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंस। अब वही आ गया इसमें, कॉन्शियसनेस वाली बातें आ गई कि कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के साथ अटैच है या फिर इंडिपेंडेंट चीज है। क्या हम सिमुलेशन को एक कॉन्शियसनेस को क्या हम एक प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मान सकते हैं, या फिर उसके लिए बायोलॉजिकल नेसेसिटी लगेगी? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। नेक्स्ट में तुम्हारे इस क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं, ठीक है, कमेंट के। क्या हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, मैं सोच पा रहा हूं, एक मैं हूं, चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, एक मैं हूं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कंप्यूटर है, एकदम रियलिस्टिक आवाज है उसकी भी मेरे जैसी। अब तो डिफरेंस बताना भी, अब तो वॉइस ही क्लोनिंग हो जाती है। मान लो 2 हैं, तुमने कुछ भी मुझसे पूछा, हमारे 10 क्वेश्चन तुम दोनों से पूछोगे, मुझसे और वो एआई से,
एक हमारे आगे ब्लैक कलर का कपड़ा है, तुम नहीं बता पाओगे कि कहां मैं बैठा हूं, लेफ्ट में हूं या राइट में हूं। तुमने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे और 10 के 10 मैंने भी आंसर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमने रोबोटिक बनाया था उसने भी आंसर किए। क्या तुम डिफरेंस बता पा रहे हो कि कौन असली राजन है और कौन सा आर्टिफिशियली जनरेटेड वाला है, कौन सा वो ट्रेन किया गया है किसी मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करके? यही चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट है। मैं अगर इसका चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट इसका नाम है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, बट एक्सपेरिमेंट यही है। मैं नाम भूल रहा हूं, उसकी हेडिंग भूल रहा हूं। क्या तुम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगर तो तुम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो तो हाँ, जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए बायोलॉजिकल नेसेसिटी चाहिए ही, ये दिमाग जैसी चीज है, ब्रेन जैसी चीज चाहिए। अगर तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, तुमने जैसे भी तुम क्वेश्चन सोच सकते हो वो पूछो, तो इसका मतलब है भाई ये जो कॉन्शियसनेस है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं चाहिए। अगर ये बात, अभी इस पे बहुत सारी डिबेट है बाय द वे, अगर ये बात ट्रू हो गई कि जो कॉन्शियसनेस है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट है, का रिजल्ट है, तो भाई साहब आने वाले समय में ना तुम्हें राजन या तुम एक सीडी में आते दिखोगे। वो सीडी प्लेयर वाली सीडी होती है ना, या मोबाइल फोन का जो मेमोरी कार्ड होता है उसके अंदर भी दिखेगा तुम्हें राजन। क्योंकि क्या ही फर्क रह जाएगा फिर, क्योंकि दिमाग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कोई बायोलॉजिकल नेसेसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वही कॉन्शियसनेस को मैं एक मेमोरी कार्ड में डाल सकता हूं। अगेन इट्स जस्ट अ थ्योरी। अगर कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का रिजल्ट हो तो, वरना नहीं। हमारे यूनिवर्स के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो वैसे ही उनकी फिक्स्ड वैल्यू क्यों है, कोई अलग वैल्यू और क्यों नहीं है, वो इसमें बताया गया है। अगेन इसको यूज करके वही गैप ऑफ द गोड भी आ जाता है कि ये कोई गोड होंगे जिन्होंने वो फिक्स्ड वैल्यू रखी होगी हमारे यूनिवर्स की, वन ऑफ द यूनिवर्स की। एंड नेक्स्ट है सिमुलेशन फिडिलिटी, जिसमें बताया गया है कि द एक्यूरेसी एंड रियलिज्म ऑफ सिमुलेशन डिटरमाइनिंग वेदर इट कैन पास एज रियल टू इट्स इनहेबिटेंट। हाई फिडिलिटी वुड मीन द सिमुलेशन इंक्लूड्स ऑल द 5 सेंसेस। मतलब वही कॉन्शियसनेस जैसी ही बातें आ गई ना इसमें, कि सिमुलेशन इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो एकदम इतनी एक्यूरेसी के साथ सिमुलेशन बनाई गई है कि हमारे 5 सेंसेस को भी रेप्लिकेट कर रही है, उसको भी सिमुलेट कर रही है, और इनडिस्टिंग्विशेबल है ये जो आसपास की रियलिटी है इससे। एंड द फाइनल वन, कंप्यूटेशनल पावर। ये मैंने बोल तो दिया कि कोई हाईली एडवांस सिविलाइजेशन होगी या फिर वो एंसेस्ट्रल सिमुलेशन का वर्ड मैंने यूज किया था अभी, बट ये टास्क परफॉर्म करने के लिए, पूरे के पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत लगने वाली है। अभी ही अगर हम किसी भी मॉडल को देखें, चाहे वो ग्रोक हो, चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो, कितनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत लगती है उन्हें अभी भी, है ना। तो ऐसी सिमुलेशन रन करने के लिए लगभग हमें एक प्लैनेट से भी बड़े, जो एवरेज साइज का प्लैनेट होता है उससे भी बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी अगर हमें ये टास्क को, ऐसी सिमुलेशन को परफॉर्म करना है तो। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट ये मैथमेटिकल फाउंडेशन भी है, सिंपल इसमें यूज किया हुआ है प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी का यूज किया हुआ, जैसे हमने पढ़ी हुई है हमेशा। और भी इस पे बहुत सारी चीजें हैं, तुम पढ़ सकते हो। मैंने काफी इसको डिटेल प्रॉम्प्ट दी थी, तब जाके इसने पूरा ये मुझे दिया है एक चिट्ठा सा, तो तुम इसको पढ़ सकते हो। बट थ्योरी ही क्या जिसमें कुछ कंट्रोवर्सीज ना हो, है ना। तो इसमें पहली कंट्रोवर्सी तो यही आती, कॉन्शियसनेस इन सिमुलेशन। जैसा मैंने अभी बताया, ये रहा चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, मैंने एक्सपेरिमेंट बोल दिया था गलती से। कॉन्शियसनेस आर्ग्यूमेंट या कॉन्शियसनेस इन सिमुलेशन तभी ट्रू हो पाएगा कि अगर हमें बायोलॉजिकल डिपेंडेंसी ना हो कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है। और भी इसमें लिखा, दे डोंट काउंट एज, अगर मान लो सिमुलेटेड बीइंग्स आर ट्रूली कॉन्शियसनेस देन दे डोंट काउंट एज ऑब्जर्वर्स। अब ऑब्जर्वर क्या होगा, अगर मान लो मैं सिमुलेटेड हूं तो फिर मेरे को तुम ऑब्जर्वर नहीं बोल सकते, मैं नहीं देख पा रहा अपने आसपास, मैं नहीं काउंट होऊंगा एज ऑब्जर्वर। एंड यही चीज देखोगे तुम, आर्टिकल छाप देती है व्हाई द सिमुलेशन हाइपोथेसिस इज सूडो साइंस। ये तुम आर्टिकल पढ़ सकते हो, इसमें वही पक्का सबीना होंगी। ये देखो बिग थिंग की तरफ से आया है पक्का, ये उन्हीं का, हाँ ये देखो ये सबीना है ना, तो ये थोड़ी खिलाफ है इस थ्योरी के, तुम इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। बट नेक्स्ट है रिसोर्स कंस्ट्रेंट, क्रिएटिंग सिमुलेशंस ऑफ एंटायर यूनिवर्स मस्ट माइट बी कंप्यूटेशनली इनफीजिबल एंड फॉर पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। और कुछ फिजिसिस्ट ये भी मानते हैं कि कोई भी क्लासिकल या क्वांटम कंप्यूटर इतना कैपेबल शायद, अभी हमारे पास एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है, हम इसके खिलाफ भी नहीं हो पा रहे हैं अभी एग्जैक्टली 100% ट्रुथ के साथ, बट शायद उतनी कंप्यूटेशनल पावर हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे
कि ऐसी सिमुलेशन को रन कर पाए। नेक्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन। ये तो हर जगह घुसा ही देते हैं हमारे एथिकल कंसिडरेशन की, आगे जाके कुछ ऐसे रूल्स बना देंगे कि ऐसी सिमुलेशंस रन करनी ही चाहिए, ये तो एथिकल इशू हो जाएंगे इसके साथ। ये तो मतलब क्या ही है, मतलब हिपोक्रेसी वाली बात लगती है मेरे को। सेल्फ रिफरेंशियल प्रॉब्लम्स। इफ वी आर इन अ सिमुलेशन, द सिमुलेटर मस्ट ऑल्सो बी सिमुलेटेड। यही वो बात थी जिससे मैं तुम्हें स्टार्टिंग में कह रहा था कि भाई एकदम दिमाग घूम जाएगा और शायद रात को नींद भी ना आए। अगर हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं, अगर हम एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम के अंदर, मैं अपना हाथ भी हिला रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो शायद जिसने वो प्रोग्राम बनाया था, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम्ड हो, और फिर जिसने वो प्रोग्राम बनाया था वो भी प्रोग्राम्ड हो। अप टू सोन ऐसे चलते 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 वो इनफाइनाइट पिक्सल वाली बात आ गई कि उसको जूम करते रहो करते रहो करते रहो। हम भी आगे जाके किसी को सिमुलेट कर देंगे, तो ये तो वही बात आ गई। और यही डिबेट चलती रहती है चलती रहती है, और कुछ ऐसे आर्टिकल भी जिसकी वजह से छप जाते हैं, व्हाई द सिमुलेशन हाइपोथेसिस इज सूडो साइंस। तो अगर तुम ये 4 चीजें दिमाग में रख लेते हो ताकि तुम्हें कोई बुद्धू ना बना सके, और 5 ये इससे रिलेटेड टर्म्स जो मैंने सिंपल भाषा में पूरा पूरा समझाने की कोशिश की है। और ये मूवी तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, अगर नहीं देखी है मैट्रिक्स मूवी तो भाई ये तो जरूर देख लेना, कमाल की मूवी है। ठीक है, इसके बाद फाइनली मेरे ख्याल से मैं जितना भी था उसके बारे में समझा चुका हूं। और एक फ्रेडकिन है, उन्होंने बताया था कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स, जहां से स्टार्ट हुई थी बात, वो फ्रेडकिन इंसान थे। फ्रेडकिन ने कहा हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स एक लार्ज क्वांटम कंप्यूटर है। कमाल की बात थी, क्वांटम कंप्यूटिंग मैंने उसी एक वर्ड की वजह से ही पढ़नी शुरू की थी। वो फ्रेडकिन तो बहुत बड़ी आदमी है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज, इफ वी आर एबल टू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, then where we will go in terms of direction, and if a mass is traveling with this speed, then what impact will the surrounding space would get। भाई साहब ये समझो, पहली बात तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल कैन नेवर ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। मोर देन तो छोड़ ही दो, क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करेंगे, मूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो उतनी भारी होते रहेंगे, उतनी ज्यादा मास बढ़ता रहेगा, उसको चलाने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगती रहेगी। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। जैसे जैसे और एनर्जी देते रहोगे और मास में कन्वर्ट होती रहेगी, अप टू सोन ऐसे इतना मास बढ़ जाएगा, एक समय इन्फानाइट मास हो जाएगा जिसको चलाने के लिए इन्फानाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है ना। बट दूसरा क्वेश्चन अच्छा है कि अगर किस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हुए, तुम भाई किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यही तो वो फिलोसॉफिकल पार्ट आ गया कि हमारा ये जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, पता नहीं। एज सिंपल एज दैट, ये आंसर। वो क्वेश्चन एक फिलोसफी का क्वेश्चन हो गया। और दूसरी चीज, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए भी एक्यूरेटली नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा जो स्पेस टाइम सब कुछ है वो बिग बैंग एक छोटी सी डॉट से बर्स्ट हुआ। या फिर मैंने वो लास्ट टाइम एक साइक्लिक थ्योरी बताई थी जिस पे बेस्ड ये वीडियो के मैं कमेंट के रिप्लाई कर रहा हूं। साइक्लिक थ्योरी बताई थी कि वो बिग बैंग वाली सिचुएशन आई नहीं थी, ऐसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बिना एक डॉट पे आए, बिना वो सिंगुलैरिटी को क्रिएट करे, वो फिर से एक्सपेंशन होनी स्टार्ट होगी, जो जिसमें अभी हम हैं शायद। दिस इज वन ऑफ द थ्योरी जो रोजर पेनरोस काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बट हमें नहीं पता ना कि उसमें कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स होगा भी या नहीं। बट एक बात मैं बता दूं कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो फोटोन होते हैं, ना तो उनके लिए आने वाला कल होता है, ना उनके लिए बीता हुआ कल होता है, क्योंकि एट द स्पीड ऑफ लाइट टाइम स्टॉप्स, टाइम ही फ्रीज हो जाता है। कितनी कमाल की बात है ना। इमेजिन करके देखो, एक बार मेरे कहने पे ना इस वीडियो में आंखें बंद करके देखो, इमेजिन करो कि एक सन से एक रे आ रही है, एक फोटोन रिलीज हुआ है, उस फोटोन पे तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए ना तो आने, तुम्हारे लिए समय ही नहीं बीत रहा है, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे फास्ट फॉरवर्ड किसी ने टेप चला दी हो, प्लैनेट्स इतने ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, फॉर एग्जांपल अगर तुम सोलर सिस्टम के आसपास हो तो, और इतनी ज्यादा फास्ट, एक ऐसा लग रहा है कि कुछ फास्ट फॉरवर्ड टेप चला दी है किसी ने, यूनिवर्स बन रहा है, बंद खत्म हो रहा है, प्लैनेट्स मिल रहे हैं, इटर्निटीज बीत गई हैं, एंड दैट्स इट। सब खत्म हो चुका है लेकिन तुम रह गए हो, क्योंकि लाइट के लिए तो समय ही नहीं बीतता, ना आने वाला कल, ना बीता हुआ कल, कुछ नहीं है उसके लिए। कमाल की बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर हो जो कि एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर में एक सिमुलेशन चला रहा है और हम सब उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ऑल्दो आई रियली होप मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है अपने आगे वाले जो वीडियो का पार्ट था उसमें, बट फिर भी मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वही गॉड ऑफ द गैप वाली बात होती है। जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे, उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर देंगे, तो साइंटिस्ट उसे मानते नहीं है। मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं तो एकदम न्यूट्रल इंसान हूं, मानते हो तब भी ठीक है, नहीं मानते हो तब भी ठीक है, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। कभी भी ब्रेकअप हो ना,
तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो। स्टैटिस्टिक्स कहती है 69% ऐसा होता है, उन्होंने एक सर्वे किया, मतलब एक यूएस की ही एक कोई तो यूनिवर्सिटी थी, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, बट उन्होंने एक सर्वे किया कि जो लड़कियां होती हैं वो ब्रेकअप का सबसे ज्यादा दिक्कत, जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जो फिजिकल पेन होता है और जो मेंटल पेन होता है, वो सबसे ज्यादा लड़कियों को होता है पहले। लेकिन विद टाइम वो कंप्लीटली मूव ऑन कर जाती, कंप्लीटली एक इंसान को वो भूल जाती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये फैक्ट्स बेस्ड है। मैं अपने आसपास कोई 2-4 ऐसे केसेस नहीं देखे हैं जिसको देख के मैंने बोल दिया है। उन्होंने कुछ 5700 लोगों का सर्वे किया और 90 डिफरेंट कंट्रीज से, डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट भी था, डाइवर्सिटी ऑफ डेटा भी था उनके पास। तो लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्टार्टिंग में लड़कों को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लड़के पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते हैं अपने जो भी उनका सबसे पहला प्यार था, इंक्लूडिंग मी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा ही ज्यादा सीरियस क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टॉपर लड़की थी गुजरात से जिसके 99% आए, देन शी डाइड ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। पीपल इन द कमेंट आर सेइंग डोंट स्टडी टू मच, आई एम वेरी स्केर्ड सर, प्लीज गाइड मी और एक्सप्लेन इट थ्रू अ वीडियो। देखो मुझे नहीं पता कि ये वाली जो न्यूज़ है वो कितनी सच है या कितनी नहीं है, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा इसके बारे में। मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक ऐसी हुई, अब तो हम ज़्यादा ही मास्टर हो गए ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानने में, बट मुझे तो नहीं लगता भाई ऐसा होता होगा, क्योंकि ये जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, रिचर्ड फाइनमैन हो, या फिर कोई भी हो, इवन इनके सबसे वो जो लोअर पार्ट होता है, मतलब इन ये तो बिल्कुल हायर लेवल थिंकर्स हो गए, लेकिन नीचे बॉटम में है मेरे जैसे इंसान जो सिंपल अपनी बेसिक रिसर्च कर रहे हैं, इवन क्वांटम कंप्यूटिंग पे फॉर एग्जांपल। भाई मैं तो पूरा दिन ही इसी में ही चला जाता है, ऐसे थ्योरीज को सोचने में, ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स को सोचने में। ये मेरे पीछे तुम डायग्राम्स देख रहे होंगे, पेनरोज डायग्राम्स, अभी मैं रिसेंटली रीड कर रहा था ऐसे ही मजे 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 के लिए। ऑल्दो मेरा क्वांटम वाला पार्ट है, बट मेरे को बड़ा मजा आता है ये चीजें भी। तो मेरे को तो पूरा दिन ही सोचना होता है, इतना हार्ड सोचना होता है। कभी कभी तो भाई साहब खाना सामने पड़ा होता है, 2 घंटे बाद पता लगता है कि भाई सामने खाना पड़ा था यार, वो भी तो खाना है। और सीरियसली बता रहा हूं, ऐसे हाइप बनाने के लिए, अब शो ऑफ करने के लिए नहीं, कुछ भी बता रहा हूं सीरियसली। और मेरे ख्याल से ओवर थिंकर्स ही होते हैं जो ऐसा सोच लेते हैं। जब भाई ना तो किसी ने कोई ब्लैक होल जैसी चीज देखी, ना तो किसी ने ये इस एम्प्टी स्पेस को फिजिकल कभी माना, लेकिन फिर भी एक इंसान आया जिसने न्यूटन के 200 साल पहले आइडिया को एकदम खारिज कर दिया कि स्पेस एंड टाइम इज एब्सोल्यूट। नहीं भाई, रिलेटिव होते हैं, ये आइंस्टाइन ने बता दिया। तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ओवर थिंकर होना ही पड़ता है लोगों को। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम फालतू चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं, तो फिर तो ऐसी चीजें हो सकती है ना यार, कि हम वो 10 और चीजें सोच रहे हैं यार, उसने ये ले लिया, उसने वो गाड़ी ले ली, इसने ये वो कर दिया, उसके तो सोशल मीडिया पर भाई साहब यहाँ बीच में वो खड़ा है, 2 इधर कोई पर्सन खड़े हैं और एकदम रोला मचा रखा उन्होंने। तो भाई वो चीजें सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो दिमाग खराब होगा ही, है ना। एक गोल सेट करना होता है और उसमें पीएचडी लेवल का सीखना होता है, मैंने तो यही समझा है हमेशा, ठीक है। और ये मेरी थिंकिंग रही है लगभग 2018 से, जब मैं अपने कॉलेज के स्टार्टिंग में था। तो मैंने तो यही सीखा है कि एक सब्जेक्ट पकड़ लो भाई, उसकी ना जान निकाल लो, उसको ना एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर। कोई तुम्हारे हाथ भी रीड करने की कोशिश करे ना, तो उसको दिखाई दे यहाँ पे क्वांटम लिखा हुआ है। नेक्स्ट काफी सारे कॉमन क्वेश्चन थे यही क्वांटम सिमुलेशन या फिर ये क्वांटम कंप्यूटर को लेके, तो मैंने सोचा कि उसको एक ही साथ बता दूं। तो मैंने ऑलरेडी जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश की है। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि लाइक तो मार दूंगा, पर किसको मार दूंगा? अच्छा, मैंने ही लिखा था, पसंद आए तो लाइक मार देना। बताइए कि आपका फेवरेट फिजिसिस्ट कौन है, प्लीज बता दीजिए। देखो, अगर मुझसे पूछोगे कि जो इस दुनिया में नहीं है उनमें से बताऊं, तो रिचर्ड फाइनमैन। मेरे ख्याल से ऐसे लोग जाते नहीं है दुनिया से, क्योंकि मेरे पास उनकी बुक्स पढ़ी हैं और मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, एंड दैट इज माई फेवरेट टाइम ऑफ द डे। बट अगर ऑन दी अदर हैंड अगर तुम देखना चाहो अभी के समय में, तो ब्रायन कॉक्स कमाल इंसान है भाई। ना किसी से कोई पंगे लेने हैं, ना कोई बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक या हाइपोथेटिकल या फिर कुछ ही बात कह दी वैसे वाला कुछ नहीं है, और एकदम कामली सारा कुछ बताते हैं। कमाल। उनकी बुक भी मैंने पढ़ी है, द ब्लैक होल्स। बढ़िया बुक है, थोड़ी टेक्निकल है तो समझने में दिक्कत आ सकती है,
मतलब बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है, सच बताऊं तो। और टॉप कमेंट में से एक ये भी कमेंट था कि नेक्स्ट वीडियो ऑन ड्रेक इक्वेशन। भाई मैथमेटिक्स तो कभी भाई मेरे को बोल दो, मैं तो रास्ते में भी मिल जाओगे ना, एक कॉपी पेन ले आना, मैं तुम्हें मैथ समझाना शुरू कर दूंगा। इतनी पसंद है मुझे मैथमेटिक्स, मतलब समझाना भी सीखना भी, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट वही था। और मेरे को तो बहुत मजा आता है भाई, कैसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करके अपने यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो चीजें बहुत मजेदार लगती हैं। क्योंकि ड्रेक इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के कमेंट कुछ एक तड़का और ड्रेक इक्वेशन, मेन जो कोर पार्ट रहेगा वो ड्रेक इक्वेशन रहेगी, आई प्रॉमिस यू दैट। नेक्स्ट वीडियो में उसको समझते हैं। बाकी आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक ठोक देना, और नहीं पसंद आई होगी तो डिसलाइक ठोक देना।